नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की हार्ट और लिवर का इलाज करने वाली दवाइयों ने कैसे सरकार का बीपी बढ़ा दिया है। कंपनी एक नए विवाद में घिरती नजर आ रही है। पतंजलि आयुर्वेद की कुछ दवाइयों के विज्ञापन में ऐसा क्या था कि केंद्र सरकार ने कई राज्यों को पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि सरकार की एक योजना रंग लाई तो पीएफ और पेंशन जैसी स्कीमें सिर्फ नौकरी पेशा लोगों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इनका फायदा लाखों सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वरोजगार करने वाले लोगों को भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश में कोयले की किल्लत के चलते बिजली संकट गहराता जा रहा है। कई राज्यों में लोगों को औसतन 10 घंटे की बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। देश के बिजली संयंत्रों में कोयला भंडार एक दशक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी के बीच घरेलू डिमांड के साथ ही फैक्ट्री और उद्योगों में बिजली की खपत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में कोयले का संकट सबसे ज्यादा है और इन राज्यों पर ही बिजली कटौती की मार भी सबसे ज्यादा पड़ रही है। दूसरी सुर्खी शेयर बाजारों में लौटी हरियाली को लेकर है। आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 874 पॉइंट चढ़कर 57,911 और निफ्टी 256 पॉइंट ऊपर पहुंचकर 17,392 पर बंद हुआ। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के साथ ही देश की कुछ दिग्गज कंपनियों में लौटी तेजी से बाजारों को सबसे ज्यादा बल मिला। ऑटो, आईटी और फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा रौनक नजर आई। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, टीसीएस में 3% तक तेजी दिखी। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए में स्थिरता नजर आई। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। इन दिनों योग से ज्यादा कारोबारी सुर्खियों में रहने वाले बाबा रामदेव और उनकी अगुवाई वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद एक अलग विवाद में घिरते दिख रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद की कुछ दवाइयों का प्रचार प्रसार सरकार को इस कदर खटका है कि उसने कई राज्यों को पतंजलि के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। असल में दवाइयां हार्ट, शुगर और किडनी के इलाज का दावा करती हैं और कई अखबारों में इनके विज्ञापन छपे थे। यही विज्ञापन कुछ डॉक्टर और अन्य लोगों को नागवार गुजरे और उन्होंने सरकार से शिकायत कर डाली कि इन दवाओं का विज्ञापन सरासर गैर कानूनी है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत करने वालों में केरल के एक डॉक्टर केवी बाबू हैं, जिन्होंने आरटीआई दाखिल कर सरकार से कई जानकारियां भी मांगी थी। उन्होंने फरवरी में केंद्र सरकार से शिकायत की थी कि पतंजलि आयुर्वेद ने अखबारों में विज्ञापन देकर दावा किया है कि लिपिडोम नाम की दवा एक हफ्ते के भीतर कोलेस्ट्रॉल घटाती है और लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स और शुगर से बचाती है। साथ ही पतंजलि ने लिवोग्रिट और लिवामृत नाम की दवाओं के प्रचार में कहा था कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रामाणिक तौर पर असरदार दवाइयां हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ये दवाएं इन बीमारियों के इलाज में कितनी असरदार हैं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इनका विज्ञापन कानून का उल्लंघन है। उनका दावा है कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स 1954 के तहत हार्ट, ब्लड प्रेशर या लिवर से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का विज्ञापन और प्रचार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने शिकायतों को पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े आयुष मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया है। अब मंत्रालय ने इसे संज्ञान में लिया है और राज्यों को इस बारे में निर्देश जारी कर रही है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से ऐसे विज्ञापन वापस लेने को कहा है। साथ ही उत्तराखंड सरकार से पतंजलि के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने और एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उत्तराखंड के अलावा ऐसे ही विज्ञापनों के लिए राजस्थान और कर्नाटक सरकारों को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पतंजलि की ओर से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कंपनी सूत्रों के हवाले से इन दवाइयों पर पहले छपी रिपोर्टों में कहा गया है कि दवाइयों के प्रभाव को लेकर कोई विवाद नहीं है और ये दवाएं आयुर्वेद के सभी पैमानों और उससे जुड़े नियम कानूनों पर खरी हैं। सरकार ने भी इनकी बिक्री को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है। क्या है पूरा मामला, इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी चर्चा की। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बाबा रामदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने भारत में जो योग का प्रचार किया है वो सम्मानीय, और मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हाल में उन्होंने रुचि सोया भी लिया। पतंजलि बहुत अच्छा कर रहा है। पर क्या होता है, कभी कभी जो भारत के जो कमर्शियल लॉज हैं, जो कानून बने हुए हैं, कई बार उसकी सीमा का उल्लंघन हो जाता है। कई बार जज्बात में आके हो जाता है, और कभी कभी
जानबूझ के हो जाता है, क्योंकि एक लॉ में कहावत होती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो एक लॉ बना हुआ है जिसको हम कहते हैं DMRA, ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट। इसका एक सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि जब आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी की दवाई भी है और वो दवाई जग जाहिर है, मतलब वो सब जगह वो दवाई सबको पता है। मैं उदाहरण लेता हूं, अब मान लीजिए क्रोसिन है। अब मुझे लगता है कि भारत का शायद ही कोई पढ़ा लिखा घर होगा जहां पर नहीं पता कि क्रोसिन किस चीज की दवाई है, बुखार की दवाई है। पर कभी आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा जो कहता है कि क्रोसिन लो बुखार भगाओ। कभी आपने ऐसा ऐड नहीं देखा होगा, यद्यपि ये सबको मालूम है कि ये बुखार की दवाई है। तो कहने का मतलब ये है कि दवाई किस रोग की है, ये रिकमेंडेशन, ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का काम है। डॉक्टर आपको बताएगा कि ये दवाई इस रोग की है। अब यहाँ हुआ क्या कि ये बाबा रामदेव की कंपनी जो पतंजलि है, उसकी बहुत सारी दवाइयां हैं। और अगर आप टीवी चैनल्स घुमा के देखें और खासकर उनके जो अपने चैनल घुमा के देखें, तो उस पर खूब प्रचार भी चलता रहता है, दुनिया भर की उसकी तारीफ भी होती रहती है। और मैं तो ये मानता हूं कि बहुत सारी दवाएं फायदा करती होंगी और बाकायदा लोगों को लाभ होता होगा। पर ये 3 दवाएं, लिवोग्रिट, लिव अमृत और लिपिडम, ये 3 दवाएं जो थी, आप नाम से ही जाहिर हो रहा है कि LIV लगा हुआ है, तो लिवर से संबंधित होंगी। तो लिवर सिरोसिस होती है बीमारी, या आपकी फैटी लिवर हो जाता है, आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, उसके लिए दवाइयां। और एक दवाई तो हार्ट डिजीज के लिए भी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, और आपकी कोलेस्ट्रॉल को चेक करती है। तो एक केरला में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, हालांकि हैं आंखों के डॉक्टर, बाबू साहब, उन्होंने ये प्रचार देखा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि ये बताया जा रहा है कि ये आपके इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए। तो उन्होंने एक RTI डाल दिया। अब RTI डालने के बाद मुझे लग रहा है आयुष मंत्रालय, जिसके अंतर्गत होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, योगा है, ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसके अंदर, तो उसने अब, क्योंकि मेडिकली कोई भी एक्शन लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, तो उसने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि साहब आप पता करिए और आप उनसे जवाब मांगिए कि ये जो प्रचार किया गया है कि ये दवाइयां इस काम के लिए हैं, तो ये उन्होंने कैसे प्रचार किया, ये कैसे बोल दिया कि ये दवाई आप इस बीमारी के लिए लीजिए। तो यहां आके मामला फंस गया। अब अगर इसका परिप्रेक्ष्य भी देखें, तो जब कोरोना के दौरान, मुझे अच्छी तरह याद है, बाबा रामदेव ने एक कोविड की दवाई निकाली थी, हम यहाँ चलिए दवाई का नाम नहीं लेते, तो उसके लेके काफी जो मेडिकल काउंसिल है उसमें हंगामा हुआ था कि साहब ये क्लेम किया जा रहा है कि ये हर्बल कॉकटेल है और ये हर्बल दवाई बनाई गई है, इससे बिल्कुल प्रचार हो जाएगा, और इससे बिल्कुल प्रचार किया गया था, और इससे बिल्कुल पूरा उपचार हो जाएगा, मतलब आपका कोविड भाग जाएगा। तो कहने का मतलब जो मेडिकल फ्रेटर्निटी वो ये कहती है कि आप किसी चीज का या तो एविडेंस दें, उसका आप सबूत रखिए कि ये दवाई इस बीमारी के लिए, उसका आप सबूत सामने रख दीजिए। अगर आप सबूत सामने नहीं रख पाते हैं तो आप इसका, और वो सबूत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो जाता है, मेडिकल काउंसिल उसको सर्टिफाई नहीं कर देती है, तब तक के लिए आप इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते। बस यही कहीं जाके जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन हो गया। और सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है, जो मैंने अभी बताया, वो एक्ट का ये कहता है कि आप उसको प्रचार नहीं कर सकते, तो वो प्रचार किया गया और इसके बारे में ही जवाब मांगा गया है। तो मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, शायद हम सब इस्तेमाल करते हैं, घर घर में इस्तेमाल होते हैं, उनकी दवाइयां बहुत कारगर हैं। कोई दवाई बहुत अच्छी, बहुत ऐसे रेयर हर्ब से बनाई गई है जो कि वाकई में फायदा करती है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि किसी कंपनी का जब पूरा ऑपरेशन चलता है, फंक्शन चलती है, तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं, उन कानून का पालन करते हुए ही एक कंपनी का प्रचार होना चाहिए। भले ही बाबा रामदेव और उनका पतंजलि योग को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं, फिर भी जब आप कमर्शियली एक एड निकालेंगे तो उस एड का प्रचार कानून के अंतर्गत होना चाहिए। बस यही जाके गलती हुई है। और देखते हैं अब उत्तराखंड सरकार पतंजलि से जब जवाब मांगेगी तो पतंजलि का क्या जवाब आता है कि उन्होंने क्यों ऐसा प्रचार किया जो कि लक्ष्मण रेखा को पार कर गया। और बहुत इंटरेस्टिंग केस है, हमें इंतजार रहेगा देखिए क्या जवाब और इस पे क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात है। अब आते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर। प्रोविडेंट फंड यानी PF और पेंशन की सुविधा सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को तो मिलती ही है। अब सरकार की एक योजना रंग लाई तो अपना खुद का रोजगार चलाने वाले करीब 1.5 करोड़ लोगों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि
ईपीएफओ के तहत लाना चाहती है। ईपीएफओ के विस्तार पर गठित एड हॉक कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इस पर अंतिम फैसला ईपीएफओ ट्रस्टीज का सेंट्रल बोर्ड करेगा। माना जा रहा है कि एक तय सीमा तक आय वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हर महीने अपनी आय का 10% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हालांकि आय सीमा और कंट्रीब्यूशन को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि इसके लिए पूरी तरह नई स्कीम भी लाई जा सकती है। हाल ही में बने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सरकार को यह छूट है कि वह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीमें ला सकती है। आपको बता दें कि देश भर में ईपीएफओ के तहत करीब 6 करोड़ मेंबर हैं और इसका कुल फंड 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ईपीएफ नियमों के तहत मंथली 15,000 रुपए से कम वेतन वाले हर कर्मचारी का स्कीम के तहत योगदान करना अनिवार्य है। 15,000 से ज्यादा सैलरी वालों को स्कीम से बाहर रहने की छूट है, लेकिन उनके शामिल होने पर कोई रोक नहीं है। नए वेज कोड के तहत ये सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का भी प्रस्ताव है। पूरे देश के लिए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन का एक तय फॉर्मूला है। इसके तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हर महीने कट कर फंड में जमा होता है। इतनी ही रकम एम्प्लॉय यानी कंपनी की तरफ से भी जमा होती है, लेकिन एम्प्लॉयर के योगदान का 8.33% रकम कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम ईपीएफ खाते में जमा होती है। फिलहाल स्वरोजगार लोगों के लिए पीएफ और पेंशन की शर्तें क्या होंगी अभी यह साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जमा पर रिटर्न यानी ब्याज दरें ईपीएफ मेंबर्स के रेट के बराबर ही होंगी। हमने इस बारे में एक्सपर्ट से भी बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जो खबर आई है और ये जो प्रपोज्ड लॉ लाया जा रहा है या प्रपोज नियम लाए जा रहे हैं, इसके पीछे, इसकी जड़ में जाएं तो इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली चीज है जो लेबर लॉ में बहुत बड़ा रिफॉर्म, शायद जिन लोगों को नहीं मालूम है, लल्लन टॉप के हालांकि जो फॉलोअर्स हैं बहुत जागरूक हैं और बहुत फॉलोअप रखते हैं, खर्चा पानी के खासकर आर्थिक दृष्टि से बहुत रहते हैं, पर फिर भी 29 लॉज को 4 लॉज में बहुत बड़ा रिफॉर्म लेबर में करा जा रहा है। तो एक तो इसकी जड़ में वो है कि जो लेबर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जिसको हम कहते हैं, वो प्रोवाइड करने का प्रावधान लाया जा रहा है। दूसरा इसका परिप्रेक्ष्य है कि जब प्रधानमंत्री जी और इस सरकार ने बार बार ये घोषणा करी कि हम नौकरी देने वाले बने, हम नौकरी सीकर्स नहीं बने, हम नौकरी के पीछे ना भागे, हम नौकरी ऐसा कुछ करें कि हम और लोगों को भी नौकरी दे सकें। तो मुझे लग रहा है वहां पर एक प्रश्न चिन्ह उठा कि अगर हम नौकरी देने वाले बने, कहने का मतलब सरल भाषा में कि अगर हम कुछ अपना काम करें और हम दूसरों को नौकरी दें, खुद को भी कमा के खिलाएं और अपने परिवार को, लोगों को भी, तो वहां पर फिर हमारी सामाजिक सुरक्षा की क्या परिस्थिति रहती है। ये दो चीजों के बैकग्राउंड में ये बात निकल के आई, और बात ये निकल के आई कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो अपने पैरों पे खुद खड़े हैं, अपना कुछ कामकाज करते हैं, और ऐसे लोगों की गिनती, ये बहुत अहम बात है कि ऐसे लोगों की गिनती आज तक इस देश में पूरी तरह से प्रिसाइजली नहीं हो पाई है। अगर हम एमएसएमईज लें तो कुल 6 करोड़ से ज्यादा है। इसमें छोटे बड़े दुकानदार, छोटे बड़े यूनिट्स, ये वो, और इसके अलावा प्रोफेशनल्स हैं, और लीजिए आप कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो खुद अपना काम करते हैं, रिपेयर का, मैकेनिक का काम है। तो ऐसी गिनती ले तो ये गिनती करोड़ों में चली जाती है। अब सवाल ये उठा कि आप जो नौकरी कर रहा है वहां तो जो प्रोविडेंट फंड, जिसको ईपीएफओ कहते हैं, एम्प्लॉइंग प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो कवर्ड है, उसके 12% सैलरी में से हर महीने कट जाता है। वही 12% एम्प्लॉयर भी काट लेता है। कुल मिला के 24% उसकी सैलरी का। इनफैक्ट कंपनी जब सीटीसी निकालती है, जिसको हम कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं, तो उसमें कंपनी ये 12% प्रोविडेंट फंड को कॉस्ट मान के चलती है कि ये भी हमें देना है, तनख्वाह के अलावा ये भी हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो उसको एक सामाजिक सुरक्षा, उसके रिटायरमेंट भविष्य निधि इसको कहा जाता है। आपको रिटायरमेंट के टाइम या बीच में भी आपको जरूरत पड़ जाए, 5 साल बाद आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। तो घर में शादी ब्याह है, बड़ा पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, कुछ भी है, सब कोई आपने घर वगैरह लेना है, तो आप इसमें से लोन भी ले सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास ये सुविधा नहीं थी, सिर्फ नौकरी पेशा वालों के पास ये सुविधा थी। तो जहां सरकार ने कहा कि हम अपना कुछ काम करने को बढ़ावा दिया गया, जॉब क्रिएटर्स की बात करी गई और दूसरा लेबर रिफॉर्म्स करे गए, तो अब इस पर विचार चल रहा है और एक प्रपोजल लाया जा रहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए एक भविष्य निधि स्कीम या उनको ईपीएफओ में कवर किया जाए। यहां पर अब 2-3 बातें जो सस्पेंस बनी हुई है वो ये है कि जहां 21,000 रुपए की लिमिट है, पहले 15,000 थी नौकरी वालों के लिए, जहां मैंडेटरी था, अब 21 हो गई है। मैं जब से ये प्रावधान आया तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से मिला, उनको मैंने बताया भैया आपके लिए आ रहा है, तो उन्होंने ये कहा जो नौकरी करते हैं उनका तो एम्प्लॉयर भी देता है 12%, तो हम भी 12% दे देते हैं, हमें चुभता नहीं है। अब यहाँ तो कोई एम्प्लॉयर है नहीं, ये तो खुद काम करते हैं, तो यहाँ पर वो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा, या ये बिना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के होगा। और चौथी बात कि इसका ब्याज क्या रखा, क्या ब्याज 8.1% जो अभी आपको
याद होगा 8.5 से काट के 8.1 किया गया था कुछ हफ्ते पहले। क्या इसको भी 8.1 पे लाया जाएगा? और क्या जो बाकी के नियम प्रोविडेंट फंड पे अप्लाई करते हैं नौकरी पेशा वालों पे, क्या वही नियम इन सेल्फ एम्प्लॉयड पे भी लागू होंगे? तो अभी इसका प्रपोजल बनाया जा रहा है, और जब सारी चीजें निकल के आएंगी, मुझे लग रहा है बहुत ही काम की चीज होगी। और अगर ये ईपीएफओ जो कि नौकरी पेशा के ऊपर लगता है, अगर ये उसके बहुत नजदीक बनाया गया, कहने का मतलब उसके नियम बिल्कुल मिलते जुलते हुए, मैं समझता हूं देश के करोड़ों सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जो अपना व्यवसाय चलाते हैं, जो खुद के पैरों पे खड़े हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा राहत की खबर होगी। क्योंकि प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट का साथी माना जाता है, और आपने देखा होगा पैंडेमिक के दौरान जब लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकल रहा था, लोगों ने अपना गुजारा, अपनी दाल रोटी, किचन ग्रोसरीज, अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और बड़े खर्चे प्रोविडेंट फंड से निकाल के चलाए। तो इसका मतलब वो जो रेनी डे अंग्रेजी में कहते हैं, जब मुसीबत के दिन आते हैं तो प्रोविडेंट फंड काम आता है, रिटायरमेंट में तो आता ही आता है। मुझे लग रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि वो लोगों को ये एक शिकायत रहती थी, भैया तुम्हारी तो नौकरी है, तुम्हारा क्या है, रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, वगैरह वगैरह। ये बातें एक नौकरी पेशा और एक सेल्फ एम्प्लॉयड के बीच में अक्सर सुनी जाती थी। मुझे लग रहा है उस बातचीत को अब विराम देने के लिए सरकार ये रिफॉर्म लाने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत इंतजार रहेगा उन स्व व्यवसायी लोगों को जो कि अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, कि वो कैसे इसको लेते हैं, क्या इसके नियम आते हैं, और कितनी सामाजिक सुरक्षा उन लोगों को आने वाले समय में मिल पाती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।